घटना नहीं है। 1953 की बात है, जब वो माँ तो 19 साल के उनमें से एक थे और एक 21 साल के साइंटिस्ट थे, बहुत यंग साइंटिस्ट थे वो, ठीक है ना। और उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दे दिया था उस समय। कैसे किया था इस काम में, उनको कैसे उनको लगा कि ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उनके पास एक आपका एक फोटो पड़ उनके हाथ में लगी। फोटो क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन था। एक्सरे डिफ्रैक्शन की रिपोर्ट थी एक। डीएनए पे एक साइंटिस्ट, डीएनए के स्ट्रक्चर पे कोई दूसरा साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था, उनके नाम थे आपके जो दूसरे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे विल्किंस और फ्रैंकलिन। विल्किंग और फ्रैंकलिन नाम के दो साइंटिस्ट जो थे, विल्किंग और फ्रैंकलिन, ये दो लोग उस पे डीएनए के स्ट्रक्चर पे पहले से काम कर रहे थे। उन्होंने, आपके पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, लिख लेना, आपने देख लेना। विल्किन और फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने आपके डीएनए का स्ट्रक्चर जानने के लिए डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था। और बात नहीं करो, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था उस समय, और एक्सरे डिफ्रैक्शन करने के बाद उसका डायग्राम बनाया, लेकिन उस डायग्राम से वो कुछ नहीं समझ पाए। इस फोटो को देखकर वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे वो दोनों। एक्सरे रिपोर्ट किसने निकाली उसकी, एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया डीएनए का? इन दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, विल्किंस और फ्रैंकलिन। लेकिन ये विल्किंग और फ्रैंकलिन कुछ समझ नहीं पाते रिपोर्ट में लिखा क्या है। इन्होंने ये रिपोर्ट आपके दूसरे लोगों को दिखाई, और उसी दौरान आपके वॉटसन और क्रिक के हाथ लगी रिपोर्ट। एक उसमें से फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और एक बायो के थे, शायद एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। इनके हाथ लगी और इन दोनों ने दिमाग लगाया, अपना ब्रेन लगाया और उस रिपोर्ट को रीड करने की कोशिश की। और उस दौरान, उस रिपोर्ट के दौरान उनको समझ में, उस फोटो को देखकर उन्हें समझ कर पाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। और उन्होंने कागज पे उसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये डायग्राम ड्रॉ किया, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये डायग्राम, यही बनाने का डीएनए का डायग्राम ऐसा होता है। डीएनए का डायग्राम ऐसा होता है, ये 100 सालों तक गुप्ती था। आधा पेज का रिसर्च था उनका, कुल बहुत बड़ा रिसर्च नहीं था, याद रखना। नोबेल प्राइज पाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। आधा पेज का कुल उनका रिसर्च था। हाँ, आज की डेट में बहुत सारे प्रूफ है, आज की डेट में देख सकते हो। वही तो था, उसके आधार पर उन्होंने गेस किया था, उसमें उन्होंने प्रूफ किया था अपने लेवल पे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, और आज तक हम लोग वही मान रहे हैं, कोई गलत नहीं कर पाया। उनका जो अनुमान था उस समय पे, जो उन्होंने गेस किया ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा डायग्राम में एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर उन्होंने बनाया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन की रिपोर्ट को रीड कर समझ कर उसके बेसिस पर उन्होंने डायग्राम ड्रॉ किया था। चाहे आपको ये वाला डायग्राम मान लो, ऐसा डायग्राम मान लो, चाहे उसको वो डायग्राम मान लो, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर, दो हेलिक्स से मिलकर बना है, एक चैन और ये दूसरी चैन, दो हेलिकल चैन है जो आपस में एक दूसरे के पास आती हैं और डीएनए बन जाता है। आधा पेज का कुल रिसर्च था उनका, हाफ पेज का, वॉटसन और क्रिक का। और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज, दुनिया का महान प्राइज जो होता है, सबसे बड़ा प्राइज होता है, नोबेल प्राइज मिला था 1958 में। नहीं लिखा यहाँ पर, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ इसमें नहीं लिखा दिख रहा है। 1958 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। लिखा है क्या? नहीं लिखा। 1962 में, चलो याद नहीं आ रहा, 62 ही होगा फिर। 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1953 में उन्होंने डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। कैसे दिया, समझ में आ गया बात? काम कोई और कर रहा था, रिसर्च किसी और का था, बहुत लंबे समय से उस पर काम कर रहा था। उन्होंने रिपोर्ट निकाली, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन वो रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही थी। वॉटसन और क्रिक ने उस रिपोर्ट को देखा और उसको समझ गए उस रिपोर्ट में लिखा क्या है, और उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट बना दी उस रिपोर्ट को देखकर, और इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया, पूछा जाए तो वॉटसन एंड, किस बेसिस पर दिया था, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की रिपोर्ट के बेसिस, उस फोटोग्राफ के बेसिस पर। और ये अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च थी उस समय की। 80-90 साल लगे रिसर्च को, कोई बता नहीं पाया ऐसा डायग्राम होता है। ये डायग्राम बताने के लिए 80-90 साल लगे डीएनए का स्ट्रक्चर बताने में। 84 ईयर बाद जब कोई महान साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया था, वन ऑफ हॉलमार्क बन गया ये। इन्होंने कहा कि बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड, दो स्टैंड के बीच में, डीएनए का एक स्टैंड ये है, डीएनए का एक स्टैंड ये, दो चैन है डीएनए की, और दो स्टैंड, स्टैंड मतलब चैन, एक चैन है और ये दूसरी चैन है, दोनों चैन के बीच में नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। बेस पेयरिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा।
क्लियर है तीसरी बात? चलो अब से क्वेश्चन पूछेंगे, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना फटाफट। पहला सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग में, जिससे पूछेंगे वो आंसर देना है, कोई भी मत देना रैंडम, सोच कर रखना सब लोग, जिससे पूछेंगे आंसर देना। मेरे पास एक डीएनए है, ये रहा डीएनए। इस डीएनए में हमने काउंट कर लिया, बहुत लंबा सा डीएनए है, डायग्राम छोटा बना है, लंबा डीएनए। इस डीएनए में मैंने काउंट कर लिया, इस डीएनए में एडेनिन की गिनती है मेरे, इसमें एडेनिन इक्वल टू 30 बेस, 30 बेस है इसके, नाइट्रोजन बेस एडेनिन के इस डीएनए में। इस डीएनए में आपके थायमिन कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 30 ही होने चाहिए। आंसर होगा थायमिन 30 ही होंगे। क्लियर है बात? एक सेकंड फिर से पूछ लेते हैं, हम क्वेश्चन बदल देते हैं। मेरे पास ये डीएनए है, आंसर जैसे पूछेंगे बोलेगा, आपने समझ बोलना। एडेनिन की गिनती इसमें 5 है, ग्वानिन की गिनती इसमें 3 है, साइटोसिन और थायमिन की गिनती बतलाइए। एक मिनट के ना, चलो तुम बताओ साइटोसिन की 3 होगी, और तुम बता दो थायमिन की 5 होगी। वेरी गुड। क्यों ऐसे मालूम चला? ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, तो अगर एक की गिनती मालूम है तो दूसरी गिनती अपने आप मालूम चल जाएगी। अगर ए 3 है, 5 है, जो भी है, जितने भी होंगे वो आपके उसका उतने ही ए होंगे, उतने ही टी होंगे। जितना जी होगा उतना सी होगा। ये रूल हो गया, रूल नंबर 1। ए हमेशा टी के बराबर होता है, जी हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, दूसरा जल्दी से। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, लेवल 2 चलते हैं। लेवल 1 तो सबको पता था, अब लेवल 2 में जिसको पता है हाथ उठाना, या फिर है अब आंसर मत बोल देना, जल्दी से थोड़ा चेक करना चाहते हैं किसको कितना जल्दी दिमाग लगा पाता है। If A equal to 5%, then what would be the percent of thymine, guanine and cytosine? 3 का बताना, एक बताकर 3 पूछ रहे हैं, पहले 2 बताकर एक। चलो बताओ अबरार, टी का बताना, टी बस का टी कितना? अच्छा, और जी कितना होगा फिर तुम बता दो। गलत जवाब, सीधा सा बात है, ये चारों मिलकर 100 करेंगे, परसेंट मतलब 100, 4 मिलकर 100 है, 2 मिलकर बता दिए, जितना ए होगा उतना टी होगा। ए 5 है तो टी 5 होगा। अब बचा ये दोनों मिलाकर 90%, दोनों बराबर होते हैं, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। 45 टोटल मिलाकर ग्रांड टोटल 100 काउंट कर लेना। परसेंट हमेशा 100 ज्यादा नहीं होता। एक देकर आपसे 3 पूछ सकता है, आंसर कर पाओगे, बहुत अच्छी बात है। ए क्या कर रहा है, दिख रहा है ना स्टैंड? ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक, हमको लगा गलती से कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, रुको हल्ला नहीं करो, A प्लस जी डिवाइडेड बाई, रुक जाना, इफ A इक्वल टू 10, इफ A इक्वल टू 10, ठीक है, G इक्वल टू 4, या नहीं लिखते, G इक्वल टू नहीं पता मुझे, X नहीं बताएंगे कितना है, ठीक है, नहीं बताना है मुझे, G इक्वल टू नहीं पता, ठीक है, T इक्वल टू 10, ठीक है, और C नहीं पता मुझे, ठीक है, C भी नहीं पता मुझे। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ A प्लस G डिवाइडेड बाई C प्लस T? व्हाट वुड बी द, चलो फंसे नहीं, सही आंसर है। उसकी वैल्यू कुछ भी पता है नहीं पता, उससे कोई मतलब ही नहीं है। याद रखना, A जितना होगा उतना T होगा, G जितना होगा उतना C होगा, बराबर होते हमेशा। तो इन दोनों को टोटल जितना होगा उतना इन दोनों का टोटल होगा। कभी भी प्यूरिन और पिरामिडिन का हमेशा अमाउंट बराबर होता, डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरामिडिन होगा। क्लियर सी बात है, जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। कुछ भी लिख देना डाटा, हमेशा इन दोनों का वैल्यू आपका टोटल करोगे, ग्रांड टोटल 1 आएगा। 4 ग्राफ का रूल ये भी है, 4 ऑफ का रूल का बोला जाए, 4 ग्राफ से 4 से ऑफ जो पढ़ते हो आप। तो
जिसका भी रूल पढ़ते हो उसका रूल नंबर 1 कहता है हमेशा प्यूरी डीएनए में डबल, अच्छा याद रखना ये सारे रूल कब एप्लीकेबल है, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तभी। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कोई भी रूल नहीं लगते, 4 ग्राफ का रूल नहीं लगता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना। A=T और G=C जो रूल है 4 ग्राफ का रूल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ये रूल नहीं लगता, आरएनए के लिए ये रूल नहीं लगता, याद आएगा ना। आरएनए के केस में और उनके केस में रूल फेल हो जाता है, सिर्फ डीएनए केस में काम करता है। कैसे, जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरामिडिन होते हैं, पहला रूल है। रूल सुन लेंगे जल्दी से, प्यूरिन इक्वल टू A=T और G=, प्यूरिन इक्वल टू, और ये फॉर्मूला A+G/C+T=1, हमेशा याद रखना। अगर इसमें कुछ बदलाव कर दें हम और पूछ रहे हैं आपसे एक फॉर्मूला, जल्दी बताना, A+T/G+C=1 होगा या नहीं होगा, कभी 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, ये भी रूल कह सकते हो ऐसे, क्योंकि प्यूरिन प्यूरिन एक तरफ लिखना और पिरामिडिन पिरामिडिन एक तरफ लिखना तब 1 आएगा। अगर प्यूरिन और पिरामिडिन मिक्स कर दोगे तो रिजल्ट एक नहीं आएगा। आंसर क्या था, प्यूरिन प्यूरिन, ए और जी प्यूरिन से ऊपर होना चाहिए थे और जी और टी नीचे होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा कर दिया हमने तो गलत हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, इन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड, यहां लिखा नहीं है, अपने से पढ़ के बता रहे हैं, इन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स the ratio of A+T and G+C equal to 0.3। क्वेश्चन ध्यान सुनना, एक बार रिपीट करते क्वेश्चन, in 1 polynucleotide strand of DNA the ratio of A+T divided by G+C equal to 0.3, then what would be the ratio of A+G divided by T+C? A+G divided by C+T, इसका रेशियो क्या हो? हाँ, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको ये पता चाहिए हमेशा 1 ही होता है। समझ गए बात को? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज होकर सोचने लगे, आपका ऑप्शन भी मिलता नहीं जाता, इसका वैल्यू 0.3 है तो इसका आंसर क्या होगा, 0.3, 0.6, 1, 1.2, क्या होगा, हमेशा 1 होता, हमने पढ़ा दिए पहले ही 4 ग्राफ रूल। बच्चे, बहुत सारे बच्चे 0.3 और 0.6 सोचने लग गए थे, कैलकुलेशन करने लग गए थे, मैथ लगाने लग गए थे। जब मैथ नहीं लगाना है, बायो है। लेकिन याद रखना, इनका ये रूल सिर्फ कब लागू होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो इनका कोई रूल काम नहीं करेगा। प्यूरिन की गिनती हमेशा पिरामिडिन के बराबर होती है, ए की गिनती हमेशा टी के बराबर होती है, जी की गिनती हमेशा सी के बराबर होती है। ये रूल सिर्फ तभी लागू होता है जब वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो। A+G+C या इक्वल टू हमेशा 1 होता है, इसको ऊपर नीचे भी कर दोगे कोई गलत नहीं है, हमेशा 1 ही आएगा, फिर भी 1 आएगा। C+T डिवाइडेड बाई A+G 1 ही आएगा। लेकिन ये केस में आगे पीछे करने, प्यूरिन और पिरामिडिन मिक्स कर देंगे तब रिजल्ट 1 नहीं आएगा। अलग अलग स्पीशीज के लिए रेशियो अलग अलग आएगा, किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी यूनिक है, लेकिन सबके लिए आज करना पड़ेगा, फिर वो बहुत लफड़े वाला काम है। तो 4 ग्राफ का रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर एक स्टैंड डीएनए के एक स्टैंड का आपका सीक्वेंस बता दिया जाए तो दूसरे स्टैंड का प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप? कर लेंगे, यही लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। अब बच्चा 5 मिनट जल्दी से कोऑपरेट करो, 5 मिनट खत्म करते हैं इसको। अब अल्लाह नहीं करना बीच में, लेकिन नॉन स्टॉप। साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल डीएनए के स्ट्रक्चर का क्या क्या बात बताई वाटसन और क्रिक ने, क्या क्या बताया, सुनते के करके। पहला पॉइंट, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनके मिलकर बना हुआ है, पता है आपको। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। इसका बैकबोन किससे बना होता है, और इस पे अंदर की ओर कौन होते हैं, बेस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं।
ठीक है, अंदर की ओर इनसाइड होता है या आउटसाइड? आउटसाइड में क्या होता है? फॉस्फोर। बाहर की ओर फॉस्फेट, बीच में शुगर और अंदर की ओर, याद रहेगा सीक्वेंस ये भी, डीएनए में कहां पर कौन सा अरेंज करना है। बाहर की ओर फॉस्फेट होते हैं और अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस होता है। अगले कहता है द टू चैन, दो चैन जो है एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। इनकी पोलरिटी की बात कर रहे हैं, एंटी पैरेलल होती है, दूसरे के पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब, पोलरिटी का मतलब है अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है तो दूसरा किधर होगा? 3 प्राइम से। दोनों की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट रहेगी हमेशा। तीसरी बात कहता है द बेस ऑफ टू स्टैंड पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्टैंड के जो बेस पे हैं वो आपस में किसके द्वारा पेयर करेंगे? हाइड्रोजन। एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड करेगा? कितने बॉन्ड? और ग्वानिन हमेशा कितने बॉन्ड? और इस तरह पिरिमिडीन जितना होगा उसके बराबर ही आपका प्यूरिन होगा। प्यूरिन और पिरिमिडीन की गिनती हमेशा डीएनए में फिक्स होती है, एक दूसरे के इक्वल टू बराबर होती है, कांस्टेंट होती है। और ये सारे के सारे बेस पे एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस होते हैं या कोई पास पास कोई दूर दूर ऐसा होता है? तो बोलता है अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, लगभग यूनिफॉर्म होते हैं। अगली बात, जो आपका डीएनए वाटसन क्रिक ने बताया था वो कौन सा डीएनए बताया था? ए टाइप, बी टाइप, बी डीएनए। कौन सा डीएनए था? बी। तो वाटसन क्रिक का बताया हुआ डीएनए बी टाइप डीएनए है, याद रखिएगा। और बी टाइप डीएनए के केस में बात करेंगे सब कुछ जो बात कर रहे हैं। और ये राइट हैंडेड साइड मुड़ा हुआ होता है या लेफ्ट हैंडेड साइड मुड़ा? तो राइट हैंडेड साइड मुड़ा हुआ होता है। याद रखिए डीएनए का जो डायग्राम है बी टाइप डीएनए का वो राइट हैंडेड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कर्लिंग होगी, जो ट्विस्टिंग होगी वो राइट हैंडेड साइड में होगी। अगली लाइन कहती है कि एक हेलिक्स की बात करें हम, पिच ऑफ द हेलिक्स, एक पिच की बात करें, डीएनए के एक पिच की बात करें। डीएनए का डायग्राम बनाकर देखते हैं हम एक बार, कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट ना बने तो डरना मत, हंसना मत, लेकिन बस बना लेते हैं। हम सिंपल सा बनाते हैं जिसे समझाने के लिए जो चीज समझाना है वो समझा पाए हम। जिससे डीएनए जो है 3D डायग्राम होता है, इसलिए 3D बना नहीं पाएंगे, लेकिन समझना एक पिच कहां से कहां तक कहलाएगा? यहां से लेकर यहां तक एक पिच कहलाएगा। इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक को नहीं कहते एक पिच। याद रखना, कोई अगर गलत कॉन्सेप्ट हो किसी दिमाग में, सही कर लेना। यहां से यहां तक एक पिच नहीं है, एक पिच में दो आपके आ जाएंगे कर्व। समझ में आ रहा? ये एक पिच है यहां से लेकर यहां तक, और एक पिच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो बोलता है 3.4 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉन में बोले तो 34 एंगस्ट्रॉन। जैसे याद करना वैसे याद कर लो। एंगस्ट्रॉन में 34 एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर में तो 3.4 नैनोमीटर। याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। एक पिच का डिस्टेंस है और एक पिच में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो ये भी फिक्स है, लगभग 10। लगभग लिखा है लेकिन एग्जैक्ट 10 होते हैं। तो यार 10 होंगे, 10 बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। इधर पे 10 होंगे। सपोज यहाँ पे ए है, टी है, जी है, सी है, जी है, सी है, टी है, ए है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अपोजिट में इधर भी 10 होंगे, क्या होंगे? यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, ए होगा, सी होगा, जी होगा, सी होगा, जी होगा, ए होगा, टी होगा, ए होगा, टी होगा। बॉन्ड आपको वाले चले आया, कहां पर क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो बोल रहा है कि एक पिच में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक के बीच तो 10 है तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 10। तो 34 एंगस्ट्रॉन को 10 से डिवाइड करोगे, कितना एंगस्ट्रॉन आया? 3.4 एंगस्ट्रॉन। किसके बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉन? दो बेस पेयर के बीच की दूरी है। अब आप में से यहाँ पे डाटा नहीं लिखा हुआ है, आपको बताना है। ये डीएनए जो है, अगर हम इसको स्टीयर की तरह मांगे, एक आपका स्टीयर समझते हैं, सीढ़ियों की तरह देखें, ये सीढ़ी सीढ़ियां बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर तो नहीं है सीढ़ियां, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो घुमाव वाली सीढ़ी देखे, जैसे गोल गोल घूमने वाली सीढ़ी होती है, वो वाली सीढ़ी है। और एक टर्न की बात करें तो यहां से यहां तक एक टर्न लेता है, वो पूरा कंप्लीट टर्न लेने में घूमने वाली सीढ़ी जैसा डीएनए होता है। और एक टर्न में यहां से यहां तक एक टर्न लेता है, 1 टर्न है।
तो बताइए कि एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में एंगल कितने एंगल में घुमा हुआ? वेरी गुड, कैसे आया आंसर जल्दी बता। पूरा घूमने में 360 और कितने एंगल है? 10। तो हर एंगल के बीच में डिस्टेंस 360 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 36 डिग्री एंगल में रोटेटेड होता है। अगर उससे पूछा जाए कितने डिग्री एंगल में घूम जा रहा था, 36 डिग्री एंगल में। ऐसे आता नहीं है एग्जाम में क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये यहाँ और यहाँ के ए और टी के बीच में इतनी दूर में, टी और ये इन दोनों के बीच में जो हमने ये लेंथ बताई, लेंथ कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन और रोटेशन पूछे तो 36 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि यहां से यहां तक घूमने में 2 डिग्री सॉरी 36 डिग्री, यहां से तक 360 डिग्री होगा एंगल घूमने का, रोटेशन का एंगल। और 10 बार घूम रहा है, 10 पार्टिकल में बांट देगा, एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन, एक स्टीयर से दूसरे स्टीयर के बीच का डिस्टेंस रोटेशन कितना होगा? 36 डिग्री। ये एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे बता दिए बस जानकारी के लिए। लास्ट लाइन इसकी काफी पढ़ लेते हैं, सुन लो जल्दी से। लास्ट लाइन, फ्रेडरिक क्रिक जो थे उसमें से, वाटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। उनमें से सिर्फ क्रिक ने, अकेले क्रिक की बात कर रहे हैं, क्रिक ने अकेले क्रिक ने एक और वर्ड यूज किया कुछ सालों के बाद, और उसने उस वर्ड का नाम बायोलॉजी में एक और टर्म यूज किया, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा वर्ड का मतलब होता है आपके शरीर में सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए जो बोलते हो आप, डीएनए होते हैं। आपके बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। आपकी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, जो भी आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन सब कहां स्टोर है? सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अस इज स्टोर इन द डीएनए। और इसको डीएनए से पहले कोडिंग होता है, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। इसको कोडेड इंफॉर्मेशन को लिखा गया है। तो डीएनए से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन बनती है? आरएनए। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से आगे जाकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 2 प्रोसेस है। और इस तरह आपके बॉडी में जो इंफॉर्मेशन सेव है डीएनए में, वो पहले आरएनए बन जाएगी, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। हमारे बॉडी में जो फंक्शन करने, जो स्ट्रक्चर बनने, वो सब प्रोटीन से बने। आपका बॉडी कैसा बनेगा? मस्कुलर होंगे या स्लिम बॉडी होगी? आपके बॉडी के हेयर